बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, हमने इससे पहले 3 लेक्चर्स होलिस्टिक अप्रोच और फिर वैल्यू इंटीग्रेशन पर कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों लेक्चर्स का जो मरकज़ी मौजू सेंट्रल थीम था वो ये कि हम वैल्यूज़ को कैसे टीच करें, वैल्यूज़ को कैसे इंटरनलाइज करें। उसके लिए हमने एक पूरे मॉड्यूल को आपके सामने पेश किया। उस मॉड्यूल में जो अहम तरीन चीज़ थी वो ये कि आप सिर्फ एथिक्स और वैल्यूज़ को पढ़ाएं नहीं बल्कि उसको इंटरनलाइज करें, बच्चा अपने अंदर उसको पैदा करे, इम्बाइब करे, जज्ब करे और फिर उसका इजहार हो अखलाक के ज़रिए माहौल में। 6 लेवल हमने बताए, उसे आप जानते हैं। और हमने आपसे ये गुजारिश की थी और ये असाइनमेंट दिया था कि आप उसके मॉड्यूल्स बनाएं। अब आइए, आज का ये आखिरी लेक्चर है उस सीरीज़ का। इसमें हम बताएंगे कि आप पूरे सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करें और फिर इसका असेसमेंट कैसे हो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका असेसमेंट नहीं किया जा रहा है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस कितना है, बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, और फिर वो वैल्यूज़ के मामले में उसको इंटरनलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम में। तो आइए हम देखेंगे कि इसका असेसमेंट कैसे हो। असेसमेंट पर आने से पहले एक और बात मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, और यकीनन दूसरे जो टीचर्स आपको क्लास ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया होगा और आप भी जानते होंगे। वो टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, वो टीचर्स जिन्होंने बीएड किया है, वो यकीनन जानते हैं कि देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। बच्चे 3 एतबार से, 3 तरीक़ों से सीखते हैं किसी चीज़ को। उसमें पहली चीज़ जो है वो है लर्निंग बाय लिजनिंग, इसको कहते हैं ऑडिटरी, सुन के सीखना। तो जब आप वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करेंगे तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। 3 जो स्टाइल हैं, 3 स्टाइल्स को आप अख्तियार करेंगे, उसको आपके पूरे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो पहली चीज़ हुई, बच्चा सुन के सीखता है, और सुनने के सिलसिले में हमने अपने मॉड्यूल में जो 6 लेवल का मॉड्यूल है उसमें बता दिया हमने कि आप बच्चों को सुनाएं, अकीदा बताएं, स्टोरीज सुनाएं, हिस्ट्री से चीज़ों को लेकर सुनाएं, वगैरह वगैरह, आप उसको रिकॉल कर लें। दूसरा स्टाइल होता है लर्निंग बाय सीइंग, यानी देख कर सीखना, सुनकर सीखना, उसके बाद देख कर सीखना। इसको कहते हैं विजुअल लर्निंग। तो इसके लिए हम शॉर्ट स्टोरीज जो फिल्म होते हैं उसको इख्तियार करेंगे वैल्यूज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ को इख्तियार करेंगे। अगर आप शॉर्ट फिल्म्स बच्चों के लिए देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फिल्म। एक वेबसाइट है जिसका नाम है schoolcinema.com। तो schoolcinema.com में आपको बहुत सारे ऐसे सिनेमाज मिलेंगे, ऐसे शॉर्ट फिल्म मिलेंगे जो वैल्यूज़ से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छे उसमें फिल्म है, मैं भी देख चुका हूँ, लेकिन वो फ्री अवेलेबल नहीं है, मामूली पैसों पर मामूली उसके चार्जेस हैं। अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो चार्जेस देकर आप उन्हें खरीद सकते हैं। या उसके अलावा वेबसाइट पे बहुत सारे हिंदी में छोटे छोटे
शॉर्ट स्टोरीज मौजूद हैं। आप जिस वैल्यू को आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करें और अपने स्कूल में उसे दिखाएं। ये दूसरा है स्टाइल। तीसरा स्टाइल है लर्निंग बाय डूइंग, जिसे किनेस्थेटिक स्टाइल ऑफ लर्निंग कहा जाता है। पहला हुआ ऑडिटरी, दूसरा हुआ विजुअल और तीसरा हुआ किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक यानी कर कर सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो वैल्यूज में लर्निंग बाय डूइंग हमने अपने 6 लेवल के मॉड्यूल में बताया कि बच्चा घर में कुछ करे, समाज में करे, दोस्तों के साथ करे। तो यहाँ आप इस प्रोजेक्ट को ला सकते हैं। तो उसमें बच्चा करके उस वैल्यू को अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो इन तीनों स्टाइल्स को आप वैल्यू इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा जो है बहुत अच्छी तरह इन वैल्यूज को सीख सकता है। तो ये 3 स्टाइल्स ऑफ लर्निंग हुए। अब आइए मैं चंद बातें आपको असेसमेंट के ताल्लुक से बताऊंगा। असेसमेंट का सिस्टम आज जो बहुत पॉपुलर हो रहा है उसका नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हो सकता है इसके बारे में भी आपने अभी हमारे ट्रेनिंग सेशन में, पूरे प्रोग्राम में आपने जाना होगा, इसके बारे में आपने लेक्चर सुना होगा, नहीं तो आगे आएंगे इसके बारे में लेक्चर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। वन इज समेटिव असेसमेंट एंड अनदर वन इज, दूसरा जो असेसमेंट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम आमतौर पर आज जो टीचर्स हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के आदी कम है, समेटिव असेसमेंट को हम ज्यादा इख्तियार किए हुए हैं। समेटिव असेसमेंट आपको या समझने के लिए आसान ये है कि आज हमारे जो पॉपुलर मार्क्स कार्ड हैं वो मार्क्स कार्ड समेटिव असेसमेंट ही का एक पैमाना है या एक उसका ही रिजल्ट है। यानी उसमें सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट के बाद मिनिमम मार्क्स, मिनिमम कितने लेना है, और उसके मैक्सिमम मार्क्स और बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। बच्चों को एक पेपर दिया जाता है, आप तरीका जानते हैं, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, बच्चे को लिखना है और बच्चे को फिर वो पेपर सबमिट करना है। पेपर का इवैल्यूएशन होता है और मार्क्स दिए जाते हैं, और जो मार्क्स हैं उसको टोटल किया जाता है, उनका सम किया जाता है और टोटल मार्क्स स्कोर्ड, उसकी बुनियाद पे बच्चे की रैंकिंग होती है। तो ये हो गया समेटिव सिस्टम, यानी आउट ऑफ 100 इसने इतने मार्क्स लिए। लेकिन एक दूसरा जो सिस्टम अभी पॉपुलर हो रहा है और सीबीएसई चाहती है कि इस सिस्टम को और पॉपुलर करें, और हमारा जो अभी नेशनल एजुकेशन, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को बड़ी अहमियत दी गई है और ये कहा गया है कि रफ्ता रफ्ता समेटिव असेसमेंट से हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसा कि लफ्ज खुद बता रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्म करना, किसी की तश्कील करना, किसी चीज को बनाना। मसलन आपने एक पॉट में, छोटे से एक प्याली में आपने दूध लिया, दूध में आपने 2 खतरे नींबू के डाल दिए और कुछ देर रख दिया, तो क्या होता है, थोड़ा सा दूध फॉर्म होने लगता है, दही बनने लगता है। अभी पूरा दही नहीं बना है, लेकिन जब 12 आवर्स गुजर जाएंगे तो फिर दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में। लेकिन आप 2 घंटे के बाद देखेंगे या 3 घंटे के बाद देखेंगे तो वो अपने स्टेजेस पूरे कर रहा है और उसको कहेंगे फॉर्मेशन, वो फॉर्म हो रहा है। ओके, जिस तरह एक प्यूपे से तितली बनती है, कीड़ा होता है, वो बनते बनते फिर तितली बन जाती है, तो उसके बहुत सारे फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखा जाता है कि बच्चा अपने आप को कितना फॉर्म कर रहा है, कितना तैयार कर रहा है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके वैल्यू एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे इस सब की क्या जरूरत है,
हमको तो वैल्यूज पढ़ाना है और भूल जाना है, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा नहीं। ओके, आप जब पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे का आप प्रॉपर असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपकी भी इस्लाह होगी, एक टीचर की भी इस्लाह होगी। दरअसल जो एक इम्तिहान होता है वो 50% इम्तिहान बच्चे का होता है और उसमें 50% टीचर का इम्तिहान है। बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा कम मार्क्स ले रहा है, तो इसका पूरा कसूर इसमें बच्चे का नहीं होता है। बच्चा अगर मार्क्स कम लिया है तो इसमें कसूर टीचर का भी है। आपका आधा कसूर है कि आपने बच्चे की वैसी निगरानी, निगहदाश्त या फिर उसको उस तरह नहीं पढ़ाया जिस तरह पढ़ना चाहिए और जिस तरह उसको आप पढ़ाती और समझाती। तो ये आधा उधर मामला, आधा आपके तरफ है। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए ये मालूम होगा कि हमने बच्चे को जो वैल्यूज पैदा करने की कोशिश की थी उसके अंदर, वो कितनी हद तक पैदा हुई हैं, वो कितने हद तक बच्चे ने कामयाबी हासिल की है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो पैमाने होते हैं उन पैमानों को रूब्रिक्स कहा जाता है। ओके, RUBRICS, रूब्रिक्स। तो अब आपने वैल्यू एजुकेशन दी, प्रोजेक्ट बनाया आपने और बच्चे को पूरे वो 6 मराहिल से आपने गुजारा। अब आपको एक एक मरहले पर टेस्ट लेना है और उसके लिए रूब्रिक्स तैयार करना है। मसलन आपने पहले शऊर की बेदारी का काम किया, तो अब आप उस वैल्यू के लिहाज से शऊर की बेदारी बच्चे में कितने आई है, पहले उसका टेस्ट ले लेंगे। और वो टेस्ट लेने के तरीके 3 हैं। एक है बच्चा लिख कर बताए। मसलन आपने एक वैल्यू को लिया सच बोलना, तो आपने बच्चे को कहा कि चलो सच बोलने के 10 फायदे आप लिखो, तो बच्चे ने लिख दिया, आपने मार्क्स दिया, तो ये लिख कर देगा बच्चा। दूसरा तरीका होता है बोलने का। बच्चे को आपने स्टेज पे बुलाया और कहा कि सच्चाई पर मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी, सच बोलने पर वो कहानी सुनाओ, तो बच्चा कहानी सुनाएगा। अगर बच्चा पूरी तरह उस कहानी को समझा है तो वो रिपीट करेगा। या फिर आप कहेंगे कि आइए और सच्चाई के बेनिफिट्स, फायदे बताइए, या सच ना बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि बच्चे से आप बोलकर सीखें, बोलकर उसका असेसमेंट करें। फिर तीसरा असेसमेंट है बच्चा कितना बरत रहा है। अब इसका असेसमेंट कैसा करेंगे? इसका असेसमेंट थोड़ा सा टफ होगा। ओके, वो इस तरह करेंगे आप कि पेरेंट मीटिंग होती है। पेरेंट मीटिंग में आप पूछेंगे बच्चे के ताल्लुक से कि हमने बच्चे को गुज़िश्ता महीने सच बोलने की तलकीन की थी, उसको सच बोलने की वैल्यू को सिखाया था। क्या बच्चा घर में सच बोल रहा है, क्या हो रहा है? माएँ जो है पूरी तरह उसको सच्चाई के साथ बयान करें। तो माँ से इंटरेक्शन करने के बाद आप मार्क्स देंगे बच्चे को। इसी तरह दोस्तों से पूछेंगे बच्चे के, वो भी एक टाइप का असेसमेंट होगा। तो ये वेरियस रूब्रिक्स आप तैयार करेंगे। और ये रूब्रिक्स जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं जो बयान कर रहा हूं वही हो। आप अपने तौर पर इसे इवॉल्व कर सकते हैं। कभी क्विज करा सकते हैं, कभी ड्रामा करा के उस बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, कभी डिबेट करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरह वेरियस रूब्रिक्स होंगे। उन रूब्रिक्स को इख्तियार करके आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमने सिखाई वो वाकई इंटरनलाइज हुई, बच्चा उसको प्रैक्टिस में ला रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है अपने वेरियस कामों से, या नहीं कर रहा है, वो देखेंगे। आपने बच्चों को सिखा दिया केयरिंग, ख्याल रखिए बच्चों, लोगों का, पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का, तो अब उसके रूब्रिक्स हैं। उसमें से एक रूब्रिक मैंने जो बताई चीजें वो तो अपनी जगह है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा एक रूब्रिक ये होगा कि लंच ब्रेक में बच्चा अगर एक उसका साथी टिफिन नहीं लाया या टिफिन भूल कर आया है
तो क्या वो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर रहा है? अगर वो शेयर कर रहा है तो आप उसको मार्क्स देंगे, बच्चे ने इंटरनलाइज किया। अगर नहीं किया तो फिर कमी आप में भी है और कमी बच्चे में भी है। तो इस तरह वेरियस रूब्रिक्स के साथ वैल्यूज के आप बाज़ाब्ता मार्क्स रखें और पेरेंट मीटिंग में इसको वाज़े कर दें कि वैल्यूज के मार्क्स होंगे। वैल्यूज में भी बच्चों को 70-80% लेना लाजिम है। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको फिर रिपीट करना होगा। उस सिलसिले में पेरेंट भी जवाबदेह होंगे। वैल्यूज एक वाहिद सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें पेरेंट से भी पूछा जाएगा, लेकिन ये बातें आप जब स्कूल स्टार्ट होता है उससे पहले बता देना चाहिए। ओके, तो इस तरह ये एक असेसमेंट सिस्टम है जिसको मैंने बयान किया। ये असेसमेंट सिस्टम अब आप एक डिजाइन करें। आपका ये असाइनमेंट है। आप एक तरफ असेसमेंट सिस्टम के ऊपर लिखें कि ये असेसमेंट सिस्टम, ये असेसमेंट कार्ड, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कार्ड इज मेंट टू गेज द वैल्यू। ओके, ये है। अब वो वैल्यू क्या है? नेम ऑफ द वैल्यू। तो वहां नेम ऑफ द वैल्यू लिख दें आप। मैंने दो मिसालें दी, एक केयरिंग वाली मिसाल और दूसरी हमने दी थी मिसाल सच बोलने की। तो आप सच बोलने का एक मार्क्स कार्ड तैयार करें, किस तरह आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे और किस तरह आप केयरिंग वाली क्वालिटी का फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। एक तरफ लिखेंगे बच्चे ने जो है ओरल टेस्ट में कितने मार्क्स लिए, रिटन में कितने लिए, फैमिली के साथ इसको कितना बरता उसने, फ्रेंड्स के साथ कितना बरता उसने, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कैसे कितना लाया। ये आप तैयार करें। जो 6 लेवल है ना, 6 लेवल में से आपने जितनों की प्रैक्टिस की करवाई है, हो सकता है कि आखिरी वाली जो चीज़ है वो अक्सर जगह आप नहीं करवाएंगे और तमाम वैल्यूज़ में आप उसको शामिल, तमाम वैल्यूज़ के लिए कोई मॉड्यूल डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। जितना किया है आपने उतना आप उसका असेसमेंट ले लें। राइट, तो ये आपके लिए भी एक असाइनमेंट है, उसका आप एक डिज़ाइन करके हमको भेजें। मैं अब आखिर में कुछ कंक्लूडिंग बातें कहना चाहूँगा। जो 4 लेक्चर्स की सीरीज़ थी, देखिए इसको इम्प्लीमेंट करना बेइंतहा ज़रूरी है और आपकी बहैसियत मुरब्बी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आपने अगर मैथ्स और साइंस पढ़ाने में कुछ कमी रखी है या कमी आपने की है तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। लेकिन अगर आपने बच्चों की तरबियत नहीं की, उन्हें उनके अंदर अखलाक पैदा नहीं किए, उनके अंदर वैल्यूज़ को पैदा नहीं किया, तो यकीनन आपसे पूछ होगी। और अब आपसे पूछ इसलिए ज़्यादा होगी कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया है, हमारे इन लेक्चर्स को सुना है और इन लेक्चर्स में आपको अहमियत का अंदाज़ा हो गया और इन लेक्चर्स के ज़रिए आपको ये तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया गया कि आप कैसे वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करें। तो अब आप और क्रिएटिव हों और पूरी मेहनत के साथ इसे इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए एक मैंने छोटा सा तरीक़ा डिज़ाइन किया है जिसको मैंने हल्का सा बयान किया था इब्तिदा में, एक और बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके लिए असाइनमेंट ये है कि मैं जो चीज़ को रख रहा हूँ, आप अपने स्कूल में वैल्यूज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका क्या तरीक़ा होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो आप लिख कर हमको भेजें। ये दूसरा असाइनमेंट है आपका। हाउ यू विल इम्प्लीमेंट वैल्यूज़, हाउ यू विल प्लान टू इम्प्लीमेंट वैल्यूज़ इन योर स्कूल, ये आपका दूसरा असाइनमेंट है। तो इस सिलसिले में ये है कि स्कूल शुरू होते ही आप एक वैल्यूज़ की एक कमेटी बनाएं। जिन वैल्यूज़ को आप अपने स्कूल में या अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी कमेटी होना चाहिए। इस कमेटी में टीचर हो, इस कमेटी में मुमकिन हो सका तो प्रिंसिपल हो या फिर ऑप्शनल रख दीजिए उसको। तीसरे नंबर पे इसमें पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट का होना ज़रूरी है और हमारे स्कूलों में पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है।
उसे हम इंक्रीज करें, बढ़ाएं। तो इस कमेटी में वैल्यूज़ की पेरेंट हो, माँ बाप में से एक खातून को रखिए, एक माँ होना चाहिए और एक बाप भी होना चाहिए। तो इस तरह 2 हो जाएंगे। फिर तीसरे जो होंगे वो मैनेजमेंट में से एक होंगे। चौथे जो होंगे वो आपकी लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में ये स्कूल कायम है वहाँ के कोई रिलीजियस हेड, जैसे कि इमाम साहब हैं या फिर आलिम दीन कोई हैं, वो उनको रखें। अगर मिक्स्ड कल्चर का स्कूल है तो वहाँ किसी हिंदू मज़हब के जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं, क्रिश्चियन के पादरी को रख सकते हैं, फादर को रख सकते हैं। तो इस तरह आप मिली जुली एक कमेटी बनाएं और फिर ये कमेटी बैठकर उस पर डिस्कस करें, वैल्यूज़ को तय करें और उस कमेटी के सामने हमने जो पूरा प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम आप एक्सप्लेन करें कि इस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो हो सकता है आपके सामने मुफीद मशवरे आएंगे, उनको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, उनको पूरा कंपाइल कीजिए और फिर मरहलावार उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इससे आपके स्कूल का भी गोया चर्चा होगा और लोग समझेंगे कि अच्छा इस स्कूल में इस तरह की तालीम होती है, बल्कि स्कूलों में यही बुनियादी तालीम है, इसके अलावा दूसरी तालीम होना चाहिए। तो ये हल्का फुल्का मैंने एक प्रोजेक्ट आपको बताया, इसको आप रिफाइन करें और ये हमें भेजें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे 4 जो लेक्चर्स थे उनकी सीरीज़ को आपने अच्छे तरह समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो दोबारा इन्हें आप विज़िट करें, दोबारा इन्हें देखें और अपने अंदर बेहतरीन अंदाज में इन सारी चीज़ों को बिठा लें और बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को इम्बाइब करने की, उन्हें इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमको हमारा फ़र्ज़ से मनसबी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।